वेलकम बैक। हमने क्लास 12th का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पिछले वीडियो में हमने हेनरी फ्योल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये पूरा टॉपिक कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम फ्रेडरिक विल्सन टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी ये वाला टॉपिक स्टडी करेंगे। सो लेट्स बिगिन। Taylor, 1856 to 1915, was an American who started his career as a machinist in Midway Steelworks, Philadelphia, and gradually through his hard work and progress rose to the position of chief engineer. तो टेलर ये एक अमेरिकन थे जिन्होंने अपना करियर एज अ मैकेनिस्ट स्टार्ट किया था मिडवे स्टील वर्क से, जो कि फिलाडेल्फिया में है, और धीरे धीरे अपनी हार्ड वर्क से इन्होंने चीफ इंजीनियर की पोजीशन तक पहुँचे थे। He introduced his observations and experiments based on scientific data. इनके ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स पूरे के पूरे किसके ऊपर आधारित थे? साइंटिफिक डेटा के ऊपर थे। टेलर्स अप्रोच टूवर्ड्स मैनेजमेंट इज टर्म्ड एज साइंटिफिक मैनेजमेंट. For his contribution in development of management thoughts, he is known as father of scientific management. इनका जो contribution है management के लिए, इसकी वजह से इन्हें father of scientific management कहा जाता है. Alright, Taylor's management theory is based on scientific experiments. This theory involves application of scientific approach to decision making and solving them at a same time. इनका पूरा का पूरा थियोरी जो है वो साइंटिफिक अप्रोच के ऊपर बेस्ड है, जिसमें डिसीजन भी लिया जाता है और एट द सेम टाइम प्रॉब्लम्स के ऊपर भी सोल्यूशन मिलता है. According to Taylor, problem should be solved by scientific technique rather than rule of thumb and trial and error approach. टेलर के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होना चाहिए? साइंटिफिक टेक्निक यूज़ करके सॉल्व होना चाहिए, ना कि रूल ऑफ थम एंड ट्रायल एंड एरर अप्रोच के हिसाब से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाना चाहिए. Definition of scientific management by Frederick Taylor. Scientific management consists of knowing what you, that is management, want men to do exactly. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या दिया है? मैनेजमेंट को क्या चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ से, पहले वो पता होना बहुत ज़रूरी है. एंड सीइंग इट दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट मैनर. उसके बाद हमें ये देखना है कि वो जो काम करवाना चाहते हैं अपने एम्प्लॉय से, वो किस तरीके से करवा सकते हैं सबसे आसानी से और सबसे इजी और कम खर्च में. देन आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के पॉइंट्स जो हैं वो देख लेते हैं एक एक करके. दीज प्रिंसिपल्स आर एज फॉलोज. फर्स्ट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. In order to increase the organizational efficiency, the rule of thumb method should be substituted with the methods developed through scientific analysis of work. अगर हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ानी है, क्षमता बढ़ानी है काम करने की, तो हमें रूल ऑफ थंब ये जो मेथड है उसको बदलना पड़ेगा. किससे बदलना है? हमको एनालिसिस ऑफ वर्क मेथड से बदलना पड़ेगा. रूल ऑफ थंब डिसीजन आर बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट. और रूल ऑफ थंब डिसीजन क्या है? वो किसके ऊपर आधारित है? मैनेजर जो है उसके अपने पर्सनल जजमेंट के ऊपर, उसके अपने पर्सनल सोच के ऊपर आधारित है. रूल ऑफ थंब मतलब क्या? मैनेजर जो सोचता है उसके ऊपर वो डिसीजन लेता है. लेकिन FW टेलर के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होना चाहिए. टेलर इंसिस्ट अपॉन साइंटिफिक मेथड ऑफ एवरी स्मॉल वर्क. टेलर के हिसाब से हर छोटी चीज़ के लिए साइंटिफिक मेथड ही यूज़ होना चाहिए. दिस प्रिंसिपल इज़ कंसर्न विद सिलेक्टिंग द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग अ जॉब आफ्टर साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ दैट जॉब एंड नॉट बाय ट्रायल एंड एरर मेथड. इनके हिसाब से जो भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए पहले वो काम को स्टडी करना पड़ेगा कि वो जॉब क्या है, किस तरीके से किया जाना चाहिए, उसके बाद ही हम वो काम करें, ना ही कि उसके ऊपर ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करें. स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम एंड स्टैंडर्ड आउटपुट शुड बी डिफाइंड बाय मैनेजर्स. एक स्टैंडर्ड टाइम और एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिसाइड करना चाहिए, मतलब इतने टाइम में इतना काम होना ही चाहिए. ये मैनेजर को पहले से डिसाइड करके रखना चाहिए. इससे क्या होगा? इससे हमारा टाइम भी बचेगा. दिस विल help in saving time and human energy and will result in expected standard output. All right.
तो अगर एक स्टैंडर्ड हमने फिक्स करके रखा कि इतने टाइम में इतना आउटपुट, इतना काम हो जाना चाहिए, उससे टाइम भी बचेगा और एनर्जी भी सेव होगी, और जितना चाहिए उतना काम टाइम पे कंप्लीट भी हो जाएगा. According to Taylor, even a small productive activity like loading iron sheets into box carts can be scientifically planned. तो टेलर के अकॉर्डिंग छोटे से छोटा काम भी साइंटिफिकली प्लान किया जाना चाहिए. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. तो हार्मनी का मतलब होता है टुगेदरनेस, मिलजुल के काम करना, और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, झगड़ा. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट. तो टेलर के अकॉर्डिंग ये जो प्रिंसिपल है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में हार्मनी होनी चाहिए, मतलब वो मिल के एक साथ में काम करने चाहिए. मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए. दिस कोऑर्डिनेशन विल हेल्प इन मिनिमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देम. अगर वो साथ में मिलके काम करेंगे तो उनके बीच में जो झगड़ा है वो कम होगा. Perfect understanding between employees and management will be helpful in creating healthy work environment for achieving the desired goal, that is success. अगर सब मिलके काम करेंगे, अंडरस्टैंडिंग, आपस में समझ होगी एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में, तो एक हेल्दी रिलेशन बनेगा दोनों के बीच में, और काम भी अच्छे से होगा, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो एम है, जो गोल है, वो भी अचीव होगा, मतलब हमें सक्सेस मिलेगी काम में. ऑर्गेनाइजेशन शुड थिंक अबाउट मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑल्सो. और ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज़ के प्रॉस्पेरिटी, दैट इज़ ग्रोथ के लिए भी सोचना बहुत ज़रूरी है. ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मेंटल रिवॉल्यूशन. मेंटल रिवॉल्यूशन क्या है? टेलर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन. टेलर जो है उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बनाया है, इंट्रोड्यूस किया है. कौन सा कॉन्सेप्ट? मेंटल रिवॉल्यूशन, मतलब सोच का परिवर्तन, सोच बदलना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. मेंटल रिवॉल्यूशन मीन्स चेंज इन द माइंड सेट ऑफ द पीपल. This principle focuses on change in the attitude of employees and management toward each other. ये principle किसके ऊपर फोकस करता है? एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट, इन दोनों के एटीट्यूड में चेंज होना बहुत ज़रूरी है. बोथ शुड रियलाइज देयर इक्वल इम्पॉर्टेंस इन ऑर्गेनाइजेशन. एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट दोनों को ये रियलाइज़ होना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट दोनों ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है. They should give full cooperation in achieving goals of the organization. This will increase productivity and profit. वो दोनों मिलके, एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट दोनों साथ में मिलके काम करेंगे तो ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो एम है, जो गोल है, वो अचीव होगा और प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा. ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. तो ये क्या है? दिस प्रिंसिपल एम्फसाइज ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन वर्कफोर्स, दैट इज एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट. ये प्रिंसिपल किसके ऊपर फोकस करता है? एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट दोनों जो हैं वो मिलके काम करें, कोऑपरेट, एक दूसरे के साथ में मिलके काम करें, अकेले अकेले काम नहीं करें. ड्यू टू कोऑपरेशन, ट्रस्ट, टीम स्पिरिट एक्सेट्रा, इंटरनल कंपटीशन विल टर्न इनटू हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट. अगर कोऑपरेशन, मिलके साथ में काम करेंगे तो ट्रस्ट भी बिल्ड होगा, टीम स्पिरिट भी आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनेगा और उन दोनों के आपस के बीच में जो कंपटीशन है वो नहीं होगा. मैनेजमेंट शुड ऑलवेज कंसिडर द सजेशंस गिवन बाय एम्प्लॉयज़ इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. मैनेजमेंट जो है वो हमेशा कंसीडर, मतलब एम्प्लॉयज़ जो भी सजेशंस देते हैं वो ध्यान में रख के डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है मैनेजमेंट को, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को भी उतना इम्पोर्टेंस देना चाहिए. एम्प्लॉयज़ शुड बी ट्रीटेड एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल एस्पेक्ट्स. एम्प्लॉयज़ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के पार्ट हैं, कंपनी का हिस्सा हैं, तो ये उनको एहसास करवाना ज़रूरी है. इसके लिए वो जो भी सजेशंस देते हैं उसको ध्यान में रख के ही डिसीजन लिया जाना चाहिए. At the same time, employees should resist themselves from going on strikes and making unnecessary demands from management. They should treat each other as two pillars of organization. वहीं एम्प्लॉयज़ को भी ये सोचना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी का एक पार्ट है, तो वो बार बार स्ट्राइक्स नहीं करें या अपनी कोई भी डिमांड जो ज़रूरी नहीं है, ऐसी कोई डिमांड मैनेजमेंट के सामने नहीं रखें.
मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ ये दोनों को अपनी इम्पोर्टेंस कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में पता होनी ज़रूरी है। वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन के दो पिलर है, दो स्तंभ हैं। अगर एक भी नहीं होगा तो कंपनी हमारी नहीं रहेगी, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गिर जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है? डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क शुड ऑलवेज बी अकम्पेन्ड बाय डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़। काम हमें इक्वली डिवाइड करना चाहिए, और जैसा काम डिवाइड किया है वैसा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिवाइड होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। तो जैसे काम डिवाइड है वैसे जिम्मेदारी भी मैनेजर्स और एम्प्लॉय के बीच में इक्वली डिवाइड होना चाहिए। Major planning is done by the top and middle level management authorities, whereas employees are concentrating on its execution. मोस्टली जो भी प्लान बनता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है, ठीक है। और एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं? वो जो उन्होंने प्लान बनाया है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। द रिपोर्टिंग इज़ डन एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द सुपीरियर्स। मैनेजर ऑलवेज हेल्प, एनकरेज एंड गाइड द एम्प्लॉयज़। मैनेजर क्या करेंगे? हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे काम करने के लिए। अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनको बताएं कि वो सही कैसे कर सकते हैं, और हमेशा एनकरेज करते रहने चाहिए एम्प्लॉयज़ को टू डू द वर्क, और बेटर कर सकते हैं वो। इट हेल्प्स फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर्स एज वेल एज एम्प्लॉयज़। तो ये जो है मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों के लिए एक बेस्ट रहेगा। वो दोनों अगर मिलके काम करेंगे तो उनका परफॉर्मेंस भी बेस्ट होगा, वो अपना 100% दे सकते हैं अगर मिलकर काम करेंगे तो। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। Best performance of any organization always depends on the skills and capabilities of its employee to its great extent. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करता है? एम्प्लॉयज़ के स्किल और उनकी कैपेबिलिटीज़, उनकी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है। दस प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू द एम्प्लॉयज़ वेन एवर रिक्वायर इज़ वेरी एसेंशियल। इसके लिए एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स देना बहुत ज़रूरी है। जब भी उनको चाहिए होगी उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो ही एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अप टू डेट रहेंगे। इट अल्टीमेटली इफेक्ट्स द profitability of the organization. Each employee should be given proper opportunity to attain greater efficiency and maximum prosperity. कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ है, हर एक एम्प्लॉय को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपनी एफिशिएंसी, अपनी काबिलियत को साबित करने की और आगे बढ़ने की। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा 6 पॉइंट्स जो हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सम ऑफ द मेजर टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक्स है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, उसके पॉइंट्स देख लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट इज वर्क स्टडी। बिफोर असाइनिंग द वर्क टू द अवेलेबल वर्क फोर्स, प्रॉपर वर्क स्टडी शुड बी डन बाय द मैनेजमेंट। काम पहले अपने वर्कर्स को असाइन करने के पहले हमें वर्क स्टडी करनी पड़ती है। ऑलराइट, कि क्या क्या काम है और क्या काम किसको देना है। Work study consists of an organized, systematic and critical assessment of various activities or function. Work study is based on the techniques such as time study, motion study, method study and fatigue study. तो work study जो है वो किसी न किसी टेक्निक के ऊपर आधारित है, जैसे कि टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी एंड फैटिग्यू स्टडी। तो ये सारी चीज़ें भी हम डिटेल में एक एक करके देखते हैं। First is time study. It is a technique of observing and recording the time taken by an employee to complete a given task. तो टाइम स्टडी में क्या होता है? हम देखते हैं कि किसी भी एक एम्प्लॉय को कोई एक काम करने के लिए कितना टाइम लगता है, वो टाइम हम रिकॉर्ड करके रख देंगे। With the help of time study, the precise time required for each element of work is determined. तो इससे क्या होगा? इससे हेल्प होगा ये पता करने में कि कोई भी एक पर्टिकुलर काम करने के लिए एक्चुअल में कितना टाइम लगता है। It is a technique used for fixing the standard time required to do a particular task given under given condition. It is helpful to measure the efficiency of an employee and to control the cost of work.
तो ये जो है टेक्निक टाइम स्टडी का, इससे क्या होता है, इससे हम एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर सकते हैं, मतलब कि 1 घंटे में इतना काम करके हो जाना चाहिए, सो दैट एम्प्लॉय की जो एफिशिएंसी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब 1 घंटे में हो सकता है, जो स्टैंडर्ड फिक्स क्या है उससे ज़्यादा भी कोई एम्प्लॉय काम कर सकता है, या फिर जो एम्प्लॉय उससे कम काम करता है तो उसको हम मोटिवेट कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं कि इतना टाइम है, इतना काम करके होना ही चाहिए, ठीक है, जिससे कॉस्ट ऑफ वर्क जो है, खर्चा है वो काम का, वो भी कम हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेथड स्टडी। देयर आर ऑलवेज वेरियस मेथड्स ऑफ कंप्लीटिंग अ टास्क। तो कोई भी काम करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। फॉर बेस्ट क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, आइडेंटिफाइंग द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट चैलेंजिंग टास्क फॉर अ मैनेजर। तो सबसे बेस्ट कौन सा तरीका है काम करके लेने का और इजीली, वो मैनेजर के लिए सबसे एक चैलेंजिंग टास्क होता है। It helps in reducing the wastages of time, raw material and in improving the quality of all resources as per predetermined objectives। अगर सबसे बेस्ट तरीका हमने ढूंढ लिया काम करने का, तो इससे क्या होगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा ज़्यादा, रॉ मटेरियल जो है उसका भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा और सारा का सारा काम प्रॉपरली और टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। इट हेल्प्स इन determining the method of handling the raw material, transportation, inspection, storage, etc. All right. नेक्स्ट क्या है, मोशन स्टडी। मोशन स्टडी मतलब, मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है। तो देखते हैं क्या है ये। द स्टडी ऑफ रिक्वायर्ड मोशन मीन्स मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय एज वेल एज ऑफ मशीन वाइल कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर टास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोशन स्टडी क्या होता है कि हम एम्प्लॉयज़ और मशीन्स का स्टडी करते हैं कि कोई भी काम करने के लिए एक एम्प्लॉय को अपने हाथ पैर कितने ज़्यादा चलाने पड़ रहे हैं और मशीन जो है उसको कितना काम करना पड़ रहा है, कितनी ज़्यादा मशीन को हमको चलाना पड़ रहा है, कितना यूज़ करना पड़ रहा है कोई भी पर्टिकुलर एक टास्क, एक काम ख़त्म करने के लिए। इट इज़ हेल्पफुल इन एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मोशंस एंड फाइंडिंग द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। तो इससे क्या होगा, जो भी चीज़ें, जो भी काम कम कर सकते हैं वो हम उसको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। मतलब मशीन के मूवमेंट्स देखेंगे कि कितना मशीन चल रहा है और जो भी चीज़ें नहीं चाहिए होगी वो उसमें से हम कम कर देंगे। आदमी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कितना चलना पड़ रहा है, कितने अपने हाथ पैर यूज़ करने पड़ रहे हैं, एक जगह बैठ के वो काम कर सकता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे तो पता चलेगा हमको कि कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और हम एलिमिनेट कर सकते हैं, जिससे हमारा कॉस्ट जो है, काम करने का खर्चा जो है वो भी कम हो जाएगा। It also helps in improving the efficiency of the employee. Motion technique is used to know whether some element of a job can be eliminated or their sequence can be changed for smooth flow of task. तो मोशन स्टडी से क्या होगा, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी, उनकी क्षमता जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी काम करने की। और दूसरा क्या होगा, हम देख सकते हैं कि अगर कुछ ऐसा पर्टिकुलर चीज़ है, जॉब के अंदर कोई भी एक काम है जो हम एलिमिनेट कर सकते हैं जिससे हमारा खर्चा कम होगा, तो वो भी एक बेस्ट तरीका होगा। दूसरा कि अगर लंबा एक पर्टिकुलर चेन है, एक लंबा सा प्रोसीजर है काम करने का, उसमें से कोई एक स्टेप निकाल देंगे तो प्रोसीजर छोटा हो जाएगा लेकिन काम टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मोशन स्टडी यहाँ पे हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है, फैटिग्यू स्टडी। जनरली लॉन्ग वर्किंग आवर्स विदाउट सफिशिएंट ब्रेक्स, target pressure, heavy working tools and poor working condition results in physical and mental stress. That is fatigue. मोस्टली जब कंपनी में काम करते हैं, फैक्ट्री या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं तो काम काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक चलता है बिना ब्रेक के, मतलब बीच बीच में ब्रेक भी नहीं होता। लोग 5 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे लगातार काम करते हैं, उसके वजह से उनके ऊपर एक प्रेशर होता है, स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। जो मशीन्स पे काम करते हैं तो रेगुलरली मशीन पे काम करने की वजह से भी उनके ऊपर एक स्ट्रेस हो जाता है। तो फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेस को बोलते हैं फैटिग्यू। इट हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ एंड एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय। तो ये जो मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस है, जो थकान होती है एम्प्लॉयज़ को, वो जो है वो क्या है, एक नेगेटिव इफेक्ट देगी किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर। एम्प्लॉयज़ जो है वो बीमार पड़ सकते हैं। The study of fatigue and steps to reduce the level of fatigue is very important to maintain the operational efficiency of the employee. तो fatigue स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखना कि एम्प्लॉयज़ कितना टाइम तक काम करने के बाद थक जाते हैं, उनको कितने कितने टाइम के बीच में ब्रेक देना चाहिए जिससे उनकी एफिशिएंसी जो है वो मेंटेन रह सके।
और वो अच्छी तरीके से प्रॉपरली काम भी कर सकते हैं। ऑलराइट, आगे देखते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। विद द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड एट वर्क प्लेस, टेलर एडवोकेटेड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। तो बहुत सारे टेलर ने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए हैं और वर्क प्लेस पे, ऑर्गेनाइजेशंस में, जिससे उन्होंने टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का एक स्टैंडर्डाइजेशन निकाल के रखा है। स्टैंडर्डाइजेशन वर्किंग इक्विपमेंट्स एंड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन हेल्प्स टू रिड्यूस स्पॉइलेज एंड वेस्टेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फैटिग्यू अमंग द वर्कर्स एंड इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ वर्क। एक स्टैंडर्ड हम फिक्स करके रख लेंगे तो वो हमारा हेल्प करेगा वेस्ट नहीं करने के लिए रॉ मटेरियल, कोई भी रॉ मटेरियल ख़राब नहीं होगा, प्रॉपरली उसका यूज़ होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कोई भी मटेरियल, कोई भी प्रोडक्ट बनाने में जो खर्चा है वो भी कम होगा। जो फैटिग्यू है, लोगों के अंदर स्ट्रेस जो है वो भी कम होगा, और वर्कर्स जो हैं वो अच्छी तरीके से और क्वालिटी के हिसाब से काम भी कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, साइंटिफिक टास्क सेटिंग। Taylor emphasizes the need of fixing a fair day's work. Scientific work setting is important to prevent employees from doing much below their capacity. तो यहाँ पे फेयर वर्क डे का मतलब क्या है, कोई एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय एक दिन में कितना काम कर सकता है, जितना वो काम कर सकता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना उसको काम असाइन करना चाहिए एक दिन में। हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय अगर 12 घंटे काम कर रहा है तो जितना उसको काम है 12 घंटे में वो कंप्लीट करना चाहिए। कभी कभी उसका काम जो है उसके कैपेसिटी के हिसाब से हम बहुत कम दिया जाता है, और कभी कभी कैपेसिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा दिया जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टास्क सेटिंग मतलब जितना वो काम कर सकता है उतना काम उसको दिया जाना चाहिए, ना ज़्यादा देना चाहिए ना कम देना चाहिए। By using this technique, employees will complete the task according to standards given, and management can keep प्रॉपर कंट्रोल ऑन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। अगर हमने टास्क सेट कर दिया तो एम्प्लॉयज़ वो स्टैंडर्ड के हिसाब से, एक जो टारगेट सेट किया है उसके हिसाब से प्रॉपरली काम करेंगे, ना तो वो काम ज़्यादा करेंगे ना कम करेंगे, और वेस्टेजेस भी जो है वो कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। मैनेजमेंट कैन सेलेक्ट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब बाय यूजिंग साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसेस। मैनेजमेंट को सेलेक्ट करना है राइट पर्सन, जो काम करने के लिए प्रॉपर आदमी है उसी को हमको काम पे रखना है। जो कोई काम नहीं कर सकता ऐसे एम्प्लॉय को हम जॉब पे नहीं रख सकते। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल है, ये सिर्फ साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसीजर के थ्रू ही पॉसिबल है। इट नीड्स टू फिक्स जॉब स्पेसिफिकेशन एज पर द रिक्वायरमेंट। तो ये कैसे मालूम पड़ेगा, जब हमको ये मालूम पड़ेगा क्या काम है और कौन कौन से आदमी ये काम करने के लिए लगेंगे। एम्प्लॉयज़ आर सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स इन एन इम्पार्शियल वे। एम्प्लॉयज़ को हमको सिलेक्ट करना है, ये देखना है कि वो कौन कौन से एम्प्लॉयज़ क्या काम कर सकते हैं, और इम्पार्शियल वे में उनको सिलेक्ट करना है। मतलब पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए किसी भी एम्प्लॉयज़ को जॉब पे रखने से पहले। आफ्टर सिलेक्शन मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। एक बार हमने एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर लिया उसके बाद हमें उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, सो दैट वो प्रॉपरली काम कर सके, उनकी एफिशिएंसी जो है काम करने की वो भी इंक्रीज़ हो सके। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टेलर, प्लानिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे क्या बताया है टेलर ने, प्लानिंग जो है वो कोई और करता है और वो प्लान को एग्जीक्यूट, मतलब वो प्लान के ऊपर काम कोई और करता है। इट मीन्स प्लानिंग इज डन बाय डिफरेंट पीपल एंड एक्चुअल वर्क इज सुपरवाइज्ड बाय डिफरेंट पीपल। मतलब प्लानिंग कौन करता है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट करते हैं, और एक्चुअली वो काम कौन करता है, लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, और उसको सुपरवाइज कौन करता है, कोई तीसरा ही करता है। Thus, every worker will be supervised by two different sets of supervisor. तो according to Taylor, हर एक वर्कर को सुपरवाइज करने के लिए 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ सुपरवाइजर होने चाहिए। ही रिकमेंडेड टोटल 8 foremen to control the various aspects of production. They are categorized as। तो टेलर ने रिकमेंड किया है कि टोटल 8 फोरमैन होने चाहिए हर एक प्रोडक्शन के आस्पेक्ट को सुपरवाइज करने के लिए। तो यहाँ पे गिवन है, वो देखते हैं। ए, एट प्लानिंग लेवल, तो प्लानिंग लेवल पे 4 लोग होने चाहिए। फर्स्ट है रूट क्लर्क, है टेल्स हाउ वर्क मूव्स फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। तो रूट क्लर्क क्या बताएगा कि काम किस तरीके से एक मशीन से दूसरे मशीन पे पहुंचना चाहिए। सेकेंड है इंस्ट्रक्शन क्लर्क, रिकॉर्ड्स इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट द वर्क। इंस्ट्रक्शन क्लर्क क्या करेगा,
टाइम रिकॉर्ड करके रखेगा कि कितना टाइम लगता है एक काम ख़त्म करने के लिए. देन टाइम एंड cost clerk determines the time in which the work should be completed and work out the cost. तो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या देखेगा, कितना टाइम लगता है प्लस कितना खर्चा लगता है वो काम ख़त्म करने के लिए. नेक्स्ट है डिसिप्लिन, एंश्योर्स दैट द वर्कर्स आर वर्किंग एज पर फैक्ट्री रूल्स. डिसिप्लिन क्या करेंगे, जो डिसिप्लिन फोरमैन है वो हेल्प करेंगे, वो देखेंगे कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो फैक्ट्री के रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं. नेक्स्ट क्या है, एट इम्प्लीमेंटेशन लेवल गैंग बेस एक्चुअली गेट्स द वर्क डन. तो गैंग बॉस क्या करेंगे, देखेंगे कि एक्चुअली काम करके कैसे लिया जाए एम्प्लॉयज़ से, वो काम करवा कर लेंगे एम्प्लॉयज़ से. नेक्स्ट है स्पीड बॉस, एंश्योर्स दैट द वर्क इज़ कंप्लीटेड इन स्पेसिफिक टाइम. स्पीड बॉस क्या करेंगे, उनका काम ये है, ये देखना कि जितना टाइम है उस टाइम में ये इतना काम ख़त्म करके ही होना चाहिए. रिपेयर बॉस हैंडल्स सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिज्म. रिपेयर बॉस क्या करेंगे, अगर कोई मशीन ख़राब हो गई है या फिर उसमें प्रॉपरली रिपेयरिंग की ज़रूरत है तो वो क्या करेंगे, सिक्योरिटी और मेंटेनेंस का काम हैंडल करेंगे. नेक्स्ट क्या है, इंस्पेक्टर, एंश्योर्स दैट द वर्क इज़ डन एज पर द स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स. इंस्पेक्टर जो है वो क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, जो काम है जितना स्टैंडर्ड सेट किया है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है. ऑलराइट. According to Taylor, with the help of proper division of all activities into planning and implementation, management can definitely achieve required performance from the employee. अगर ये सारी चीज़ें हम फॉलो करेंगे तो जो हमारा गोल है और जो एम है वो तो अचीव होगा ही और एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान. रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स्ड इन सच अ वे दैट एवरेज वर्कर इज मोटिवेटेड टू अटेन अ स्टैंडर्ड आउटपुट. रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, वेज मतलब वेज प्लान मतलब ही सैलरी प्लान. ठीक है. तो सैलरी इस तरीके से फिक्स होनी चाहिए कि कोई भी एक एवरेज वर्कर जो एकदम लोअर लेवल पे काम करता है वो भी अपना काम करने के लिए मोटिवेट हो सके. Taylor suggested the differential piece wage system. Higher rates are offered to the employee who complete the work more than the standard quantity under this system. तो according to Taylor, piece wage rate system जो है वो अलग अलग हिसाब से फिक्स होना चाहिए. मतलब जो एम्प्लॉय ज़्यादा काम कर रहा है उसको ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए. ठीक है. On the other hand, if the employee is performing below the standard, he shall be given lower rate of wage. और जो एम्प्लॉई स्टैंडर्ड जितना फिक्स किया है उससे अगर जिसने ज़्यादा काम किया है तो उसको सैलरी ज़्यादा मिलनी चाहिए, और स्टैंडर्ड जितना फिक्स है उससे कम अगर काम किया है तो उसको सैलरी कम मिलनी चाहिए. दिस टेक्निक मोटिवेट द एम्प्लॉय टू अटेन हायर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड अर्न वेजेस दैट इज़ रेम्यूनरेशन एट हायर रेट. तो ये जो टेक्निक है इसके अकॉर्डिंग क्या है, एम्प्लॉयज़ ट्राई करेंगे कि वो जितना स्टैंडर्ड सेट किया, टारगेट सेट किया है उससे वो ज़्यादा ही काम करें सो दैट उनको सैलरी ज़्यादा मिलेगी. ठीक है. तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो कम समझ में आया होगा. दैट इज़ टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो हमने टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ये पूरा टॉपिक कवर किया, और FW टेलर का मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ये पूरा टॉपिक जो है इस वीडियो में कवर कर लिया है. आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा. सो थैंक यू फॉर योर टाइम.